हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि इस सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में जिसमें मेरे 291 मार्क्स ही आए, तो इसमें कौन कौन से मिस्टेक्स थे जो मैंने इस एग्ज़ाम में करी थी, ठीक है। और उस मिस्टेक्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी होगी जिसके वजह से कह सकते हो कि स्कोर में एक बूस्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एग्ज़ाम में ना मार्क्स कम आने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है हमारा माइंडसेट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीछे से सोच कर आ रहे होते हैं, जैसे जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर वैकेंसीज भी 8000 ही थी और वहाँ पर 300 प्लस आने पर आपके सिलेक्शन स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है। ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि जब आप 2024 में मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो वहाँ अचानक से आप यहाँ देख रहे होते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 310 320 प्लस है, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा कट ऑफ। इसका मतलब है कि आपको पहले से ये सोच के रखना होगा, यानी कि ये माइंडसेट रखना होगा कि जो एग्ज़ाम है, जो मॉक टेस्ट है, उसमें मिनिमम 330 340 प्लस आना चाहिए, तभी जाकर आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी चल रहा होता है कि जैसे अभी CHSL मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, अभी मैंने भी दिया था, तो वहाँ पर क्या है कि CHSL मेंस में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो लेवल बहुत ही इजी लेवल था, ठीक है। अब इजी लेवल होने के कारण ये भी एक दिमाग में होता है, मेरे उसमें 315 मार्क्स आए थे, तो उसमें ये दिमाग में होता है कि हो सकता है कि जो SSC ने CHSL में बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे तो उनके ऊपर शायद ये प्रेशर होगा या बहुत सारे वीडियोज उसके ऊपर बने कि इतने आसान क्वेश्चंस पूछ दिए, तो हो सकता है वो CGL में लेवल को और टफ कर दे। इसके कारण क्या होता है कि आप टफ मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जो टफ मॉक्स है वो देना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप टफ मॉक्स दे रहे होते हैं तो उसमें 280 290, ठीक है, अराउंड 300 से भी कम आ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें टफ मॉक्स के ऊपर टारगेट नहीं करना है। उसके जगह पे आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड जितने भी मॉक है ना, उसमें अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, अराउंड 340 तक ले जाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट माइंडसेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर जो आप रियल एग्ज़ाम है उसमें ठीक तरीके से 320 उसमें अराउंड 320 330 इतना मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो अब सब्जेक्ट वाइज चीज़ों की बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, लेकिन पेपर क्या है, कैलकुलेटिव आ जाता है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे जिसने भी हार्डेस्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट, या जिनका भी थर्ड शिफ्ट में लगभग, मैंने अभी जब सेक्शनल मॉक्स देना शुरू किया है प्रीवियस ईयर, तो वहाँ से ये पता चल रहा है कि जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, वो कैलकुलेटिव है, इसी तरीके के हैं। तो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी होगी। मतलब ये नहीं कि नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से काम करना होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर करूँ, दूसरी बात ये है कि जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं, अगर आप 3 पार्ट में उसे डिवाइड करके देखो तो सबसे पहला है वोकैब, ठीक। दूसरा क्या होगा, दूसरा है आपका कंप्रीहेंशन पैसेज और PQRS, ठीक। क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट, ये हो गया रीडिंग सेक्शन में आप कह सकते हो। और जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो है ग्रामर के रूल्स, ठीक है। तो अब इन तीनों को ही ठीक तरीके से फिर से मुझे स्टार्टिंग से करना होगा, और कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ब्लैक बुक है उसमें से एंटो, सेनो, ठीक है, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, OWS, इन्हें एक या 2 बार से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स इसे रिवाइज करना है। और दूसरी बात यह है कि इस बार के एग्ज़ाम में तो इंग्लिश चलो इजी आ गया, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो इस बार जो आए मेंस में, वो प्री से भी आसान था, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता है वो 25 के एग्ज़ाम में इस पार्ट को टफ कर दिया जाए। तो आपको इस चीज़ को कम से कम 3 to 4 टाइम्स तो रिवाइज करना ही करना है। मैं ब्लैक बुक से प्रेफर करता हूँ, उससे ही पढ़ता हूँ। आपके पास जो भी बुक है, ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ एक बार कंप्लीट कर लेने से काम नहीं हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको उसको रिवाइज करना ही करना है। एक बार अच्छे से करना है और उसके बाद 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। उसके बाद अगर कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS की बात करें तो इसमें आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, जैसे पिनैकल, मैं पिनैकल बुक से बनाता था, तो पिनैकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए, CHSL, CPO, MTS, ठीक है, आपको CGL जितने भी हैं सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ये दूसरा पार्ट हो गया इंग्लिश में। अब उसके बाद अगर ग्रामर की बात करें तो नीतू सिंह के मैम के बुक से रूल्स तो पढ़ने ही हैं, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इस बुक से और एक्स्ट्रा भी, जैसे रानी मैम ने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराया तो उनके PDF से आप कर सकते हो, जितने मतलब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रूल रट लिया बस पहुंच गए एग्जाम में, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से 100, 150, 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अगर आप 340 का टारगेट लेके चल रहे हो तो। उसके बाद इंग्लिश की बात होगी। रीजनिंग में जो भी आप मॉक लगाओगे, सेक्शनल मॉक या फुल मॉक, तो उसी मॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे ठीक से एनालिसिस करना है। और साथ में टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन है PYQ फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो उसमें रीजनिंग जरूर अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं अराउंड 30 या 40 10 क्वेश्चंस के सेट है उसमें, तो वो जरूर करना है, चैप्टर वाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत हेल्पफुल भी है। दूसरी बात रीजनिंग हो गई। रीजनिंग के बाद अगर बात करें GK GS की, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर काम करना ही होगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि आप जिस भी सोर्स से आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर परमार सर की नोट्स हैं तो वो थ्योरी तो वहाँ से करनी ही है, और उसके साथ साथ आप ब्लैक बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लो। जैसे आपने एक चैप्टर किया परमार सर से और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस TCS ने अब तक पूछे हैं तो आप ब्लैक बुक को प्रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप वो चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चंस है और थ्योरी, इस दो को तो कम से कम 2 to 3 टाइम्स पूरा कंप्लीट करना ही होगा, तभी जाकर आप उतना स्कोर कर सकते हो। और मेरे मिस्टेक्स क्या थी कि मैंने इसे कंप्लीट तो किया, लेकिन कुछ टॉपिक्स मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि मेंस में बहुत कम टाइम होता है और आपको बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें जो लैग कर रही है उसे आपको कंप्लीट करना है, और वो भी एक बार से तो होगा नहीं, कम से कम 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो अभी से उसके ऊपर लगना होगा, तभी जाकर चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे सिंपली रीड भी करते हो और ठीक से चीज़ों को समझते हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फालतू के इधर उधर वीडियोस देखने से बेहतर है कि जो चीज़ें हैं उसे ही ठीक तरीके से रिवाइज की जाए। साथ में अगर आप साथ में जो फार्मूला कॉन्सेप्ट किंग बुक है, यानी कि जो भी आपने फार्मूला बुक बनाया है उसे लगातार रिवाइज करते रहना है, डेली बेसिस पर आप उसे रिवाइज करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि डेली मिनिमम एक मॉक तो लगाना ही है, वो भी मेंस का। अभी से डेली एक मेंस का मॉक लगाना है और उसकी एनालिसिस ठीक से करनी है। अब इसमें क्या मिस्टेक हुई थी मेरे से, मैंने लगभग अराउंड 50 मॉक्स दिए थे, लेकिन मॉक्स तो इतने दे दिए लेकिन उस सभी का एनालिसिस नहीं कर पाया। जब लास्ट टाइम आता है तो मेरे पास कोई एनालिसिस कॉपी नहीं थी, क्योंकि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो उसके बाद जब आप नोटबुक बनाते हो उस एनालिसिस की, अगर 4 सब्जेक्ट है तो आपको 4 अलग अलग कॉपियाँ बना लेनी चाहिए। मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग और GK के लिए अलग। अब ये 4 कॉपियाँ जब अलग है तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर जब आप जो गलत क्वेश्चन उसे नोट करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मेंस के टाइम पर मेरे पास इतना पर्सनली टाइम नहीं था कि उस कॉपी को मेंटेन किया जाए, चीज़ों को फिर से सभी चीज़ों को लिखा जाए। तो मैं सिर्फ मॉक देकर जो क्वेश्चंस गलत होते थे उसे ठीक से देख लिया, फिर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको एक बार में ऐसे पढ़ने से याद नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसके लिए अभी से अगर किया जाए, अभी से 4 कॉपी बना ली जाए और जो डेली मॉक दे रहे हो उसका ठीक से आप GK में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। कॉपी तो प्रिपेयर करो ही, लेकिन GK में कुछ भी पॉइंट्स मिस नहीं करना है, क्योंकि और उसे डेली रिवाइज करना है। जैसा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा कि सभी इस चीज़ को बोलते हैं कि आप जो मॉक एनालिसिस की कॉपी है उसे ज़रूर बनाओ। तो GK में तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। रीजनिंग अगर मिस हो भी जाए चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन GK वाले पार्ट में मिस नहीं करना है। इंग्लिश में भी अगर ग्रामर के कोई रूल्स गलत हो जाते हैं तो आप उसे नोट कर सकते हो। मैथ्स में अगर कोई फार्मूला है या कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो आप डायरेक्ट अपने फार्मूला बुक में ही नोट कर लो, यानी कि उसमें अलग से एक सीट लगा लो,
ठीक है। और उसमें अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ नई तरीके के सवाल है, तो डायरेक्ट उसमें लगा लो, जब आप डेली रिवाइज करोगे कर लोगे। लेकिन मॉक एनालिसिस की कॉपी बनाने में अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो एटलीस्ट जीके की कॉपी जरूर बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैं इस 2025 के जब सीजीएल का एग्ज़ाम दूंगा तो इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूव करूंगा, इन चीज़ों पर काम करूंगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।